नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसके सार संग्रह को जानने की कोशिश करते हैं। इस सभ्यता का जो संपूर्ण काल है वो 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करें तो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी सभ्यता का जो काल है वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है और कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। इस सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार था। इसे सर्वप्रथम एक अंग्रेज जिसका नाम था चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पूरा स्थल के रूप में पहचाना था। यानी सबसे पहले इसको एक अंग्रेज ने, चार्ल्स मेसन जिसका नाम था, उसने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान को एक पूरा स्थल के रूप में पहचाना था। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता को हम अलग अलग समझते हैं, जबकि हड़प्पा जगह का नाम है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता ये संपूर्ण सभ्यता है, चाहे उसके अंदर हड़प्पा हो, चाहे रोपड़ हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे आपका मोहनजोदड़ो हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल है। आइए अब हम इसके बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यह सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र में पनपी और इसकी खोज का जो श्रेय है वो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। यानी यह जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में पनपी थी और इसकी खोज का जो श्रेय है वो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थल का उत्खनन करवाया। यानी जो सर जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। उनके निर्देशन में राय बहादुर साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कराया और अधिकांश जो विद्वान हैं उनके मतानुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे वो द्रविड़ थे। यानी अधिकांश जो विद्वान हैं उनका मत है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है वो द्रविड़ लोग थे। भारत में इसे प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहते हैं। यानी भारत के अंदर प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, नगरीय क्रांति सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। नगर के रूप में क्रांति आई थी इस सभ्यता से। और सभ्यता के जो सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात में मिली है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है, जो स्थान है, वो गुजरात के अंदर मिले हैं। इसके क्षेत्रफल की बात हम करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम में ये पाकिस्तान से होती हुई पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है और उत्तर की बात करें तो उत्तर में ये कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक फैली हुई है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में। तो यह एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी और इस सभ्यता की दूसरी जो विशेषता थी वो ये थी कि इसके अंदर सुनियोजित नगर नियोजन था। यानी पहली विशेषता, ये एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी और इसके जो नगर थे वो बड़े ही सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे, इसलिए इसे सुनियोजित नगर नियोजन भी कहा जाता है। और दो भागों में बंटा हुआ शहर, पश्चिम हिस्सा जो होता था वो किलेबंद था और पूर्वी हिस्सा खुला होता था। यानी इसके जो शहर थे वो दो भागों में बंटे हुए थे।
पश्चिमी शहर का जो हिस्सा होता था वो किले बंद था, चारों तरफ से किले में बंद था, और जो पूर्वी हिस्सा होता था वो बिल्कुल खुला होता था। ग्रिड शैली में बसावट थी, यानी इस सभ्यता की जो बसावट थी इस नगरों की, वो ग्रिड शैली में थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। यानी 90 डिग्री के ऊपर सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण में काटती थी। बड़ी ही व्यवस्थित शैली थी, सुनियोजित तरीके से बसी हुई ये सभ्यता थी। अब हम बात करेंगे इसके जल निकासी के बारे में। तो जल निकासी की बड़ी ही उत्तम व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसके अंदर विशाल या वृद्ध अन्नागार बने हुए थे। अनाज रखने के बहुत बड़े भंडार थे इसके अंदर पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और एक समान आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। और वो भी ईंटें कैसी, एक समान ईंटें, एक जैसे साइज की, एक जैसे आकार की। इसी प्रकार हम बात करें तो सार्वजनिक स्नानागार भी मिले यहाँ से, यानी बड़े बड़े जो स्नानागार है वो मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो में मिला है सबसे बड़ा, जिसकी 54 मीटर लंबाई है और 33 मीटर चौड़ाई है, यानी 54 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा एक सामूहिक सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो स्थान से हमें मिला है। इसमें इस जो स्नानागार है इसमें एक बड़ा कुंड बना हुआ है, और जलाशय के चारों ओर बरामदे व स्नान हेतु चबूतरे बने हुए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि लोग हैं जो इस स्नानागार का सार्वजनिक तौर पर यूज करते थे, इसका सार्वजनिक तौर पर काम में लेते थे इसको। और सिंधु जो समाज था, सिंधु जो लोग थे, सिंधु समाज के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक था। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु समाज के लोग कैसे थे, तो मातृसत्तात्मक वहाँ का समाज था, माता पर आधारित समाज था, मातृ समाज था। इसी प्रकार अगर हम और इसकी विशेषताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर शिकार करना सिंधु वासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। यानी सिंधु वासी जो थे वो शिकार करते थे और ये इनके मनोरंजन का साधन हुआ करता था। आवागमन के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, और सिंधु वासी जो लोग हैं वो मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रख करके गाड़ते थे। यानी जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके जो पैर है वो दक्षिण दिशा में रख करके उसको गाड़ते थे गड्ढे में। सिंधु वासियों को लिपि का ज्ञान था, यानी सिंधु वासियों को लिपि का भी ज्ञान था, और इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। सिंधुवासी लिपि से परिचित थे और इस लिपि को भाव चित्रात्मक नाम दिया गया है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। और यह जो लिपि थी ये क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी पहले दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, फिर बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। इस प्रकार लिपि का भी यूज किया गया है सिंधु सभ्यता के अंदर, और सेंधव जो लोग थे वो लिपि से भी परिचित थे। इसी प्रकार सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको बीबी लाल ने इसे बुस्ट्रोफेदम नाम दिया, और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अभी तक इस लिपि को किसी भी आदमी ने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। सिंधु वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, यानी सिंधु वासियों को लोहे की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। और कृषि के रूप में ये लोग गेहूं और जौ मुख्य रूप से इनके खाद्यान्न थे, गेहूं और जौ। लोथल जो गुजरात में पड़ता है, लोथल से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिली है। और जो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कपास की खेती के आरंभिक साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कपास की खेती भी इस सभ्यता के दौरान की जाती थी। ये लोग जो थे हल से अनभिज्ञ थे, लेकिन कुदाल का प्रयोग किया गया है। हल का इसमें जिक्र नहीं किया गया, और कुदाल का प्रयोग ये करते थे। इसी प्रकार पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में ये लोग बैल है, भेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये इन लोगों के मुख्य पशु थे। और गाय, भैंस, हाथी, गधे, सूअर, गेंडे से भी परिचित थे। और बैलों के अंदर भी जो कुब्बड़ वाला बैल होता था वो इन लोगों के लिए बड़ा ही पूजनीय था, बड़ा पूज्य था। घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी इस सभ्यता के अंदर किस पशु के साक्ष्य
नहीं मिले हैं प्रमाणिक, तो घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य इस सभ्यता की। कला की बात करें तो यहाँ बहुसंख्यक गुलाबी रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, यानी ज़्यादातर जो कला है वो गुलाबी रंग में उकेरी गई है, गुलाबी रंग में कला को किया गया है, जिन पर लाल व काले रंग से चित्र बने हुए हैं। यानी बहुसंख्यक गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया और जिनके ऊपर लाल और काले रंग के चित्र बने हुए हैं। अगर सीले और मोहर की बात करें तो यहाँ से अधिकांश सीले या मोहरें सेल खड़ी, जिसे स्टेटाइड यानी वर्गाकार बनी हुई प्राप्त हुई है। सेल खड़ी के रूप में मोहरें प्राप्त हुई है यहाँ से। कुछ सीलें हाथीदांत से बनी हुई भी प्राप्त हुई है और सबसे प्रसिद्ध सील यहाँ से पशुपतिनाथ योगी की सील प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें जूड़ा बांधे एक युवती नृत्य मुद्रा में दिखाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मोहनजोदड़ो जो स्थान है जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें जूड़ा बांधे हुए एक लड़की जो है वो नृत्य करते हुए मुद्रा में दिखाई गई है। इसी प्रकार व्यापार की बात हम करें तो यहाँ व्यापार का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। यानी सिंधु समाज में, सिंधु सभ्यता के अंदर व्यापार का अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान था, महत्वपूर्ण स्थान था। और यहाँ से हमने पहले ही चर्चा की कि यहाँ से कपास के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा गेहूँ, गन्ना, हाथीदांत आदि का निर्यात होता था। यानी कपास, गेहूँ, गन्ना और हाथीदांत को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, बाहर भेजा जाता था। क्रय विक्रय संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से ही किया जाता था। ये अंदाजा लगाया जा रहा है, गेस लगाया जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में कि जो क्रय विक्रय है, जो लेन देन है, वो ज्यादातर जो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही किया जाता था। अगर धर्म की बात करें तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी, लिंग पूजा की जाती थी, पशुपति शिव पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी और पशु पूजा के अंदर भी कुब्बड़ युक्त बेल को पूजनीय माना गया है। इसी प्रकार वृक्ष पूजा की बात हम करें तो पीपल का जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती थी। अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यानी पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, लोथल जो गुजरात में पड़ता है, वहां से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका मतलब अग्नि की पूजा भी वहां की जाती थी, अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता की भारत को क्या देन है, इसके ऊपर हम चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत को 16 के गुणज में पैमाना दिया। यानी 16 के गुणज में जो पैमाना हम यूज करते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। इसी प्रकार हल का प्रयोग जो किया जाता है जुताई के रूप में, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती है। और जो केश विन्यास जो लड़कियां जूड़ा करती है, महिलाएं जूड़ा करती है, वो जूड़ा भी, केश विन्यास भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन मानी जाती है। इसी प्रकार धार्मिक जो प्रभाव है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के देखने को मिलते हैं। हमें बहुत से धार्मिक प्रभाव जो कर्मकांड है वो सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रमाणिक तौर पर मिलते हैं। सिंधु घाटी इतनी बड़ी जब सभ्यता थी तो इतनी बड़ी सभ्यता का पतन क्यों हो गया, सिंधु घाटी का जो पतन है वो किस प्रकार हो गया, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों की विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। तो सबसे बड़ी जो धारणाएं हैं वो 2 धारणाएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में मुख्य 2 धारणाएं हैं बड़ी, जिसमें कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अचानक हो गई ये, यानी एकाएक या अचानक ये मतलब सभ्यता है जो नष्ट हो गई। और दूसरी जो धारणा है वो ये मानती है कि इसका जो पतन है वो कर्मिक हुआ, कर्म से हुआ, धीरे धीरे इसका पतन हुआ। तो हम पहली एकाएक या अचानक जो मतलब पतन का कारण है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। इसमें बड़ी दुर्घटना जैसे भूकंप या आक्रमण के द्वारा, यानी एकाएक या अचानक जो मतलब इसका पतन हुआ, उसमें यह माना जाता है
कि बड़ी दुर्घटना हो गई, या भूकंप आया या कोई बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। तो मार्टिसर व्हीलर का मत है कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हुआ, यानी अचानक जो इसके पतन का कारण है उसके अंदर मार्टिसर व्हीलर जो है उनका मत है कि जो आर्य जो लोग थे उन्होंने आक्रमण करके इस सभ्यता का विनाश कर दिया। और जो कर्मिक पतन है, धीरे धीरे पतन है, उसके अंदर ओरेनस्टीन उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन के अनुसार इसका पतन हुआ, धीरे धीरे इसका कर्मिक पतन हुआ। ओरेनस्टीन कहते हैं कि जलवायु के अंदर परिवर्तन हुआ और उसके कारण इसका धीरे धीरे पतन हो गया। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की मुख्य दो धारणाएं क्या है, तो यकायक या अचानक और कर्मिक पतन। कर्मिक पतन का मत किसने दिया? कर्मिक पतन जो पतन का जो मत है वो ओरेनस्टीन ने दिया। ओरेनस्टीन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हो गया। और अचानक जो इसका पतन हुआ उसके पक्ष में मार्टिसर व्हीलर का मत है। इसी प्रकार इस सभ्यता के मुख्य स्थानों के बारे में हम जानेंगे। सबसे बड़ा स्थान है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करवाई, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी जिले के नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी जिले के रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट के ऊपर ये हड़प्पा स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से 6 अनानागार प्राप्त हुए हैं, कांसा गलाने का पात्र प्राप्त हुआ है, नगन पुरुष का धड़ और समाधान R37 के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और मृतकों का अंतिम संस्कार किले के दक्षिण भाग में होता है, ये प्रमाण वहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हड़प्पा की देन है। मोरों पर एक सींग वाले पशु का अंकन सर्वाधिक किया गया है। तो ये हड़प्पा जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ सबसे पहले इसकी खोज हुई 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो स्थान है वो भी पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी 1922 में खोज हुई और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। और यहाँ से भी वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुए हैं, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है और विशाल अनानागार और विशाल सभा भवन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कालीबंगा जो राजस्थान में ही हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ 1961 में खोज की गई बीबी लाल और BK थापर के द्वारा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के तट पर पड़ता है। तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। और पूर्व में अमलानंद जो घोष थे उन्होंने 1953 में इसका पता लगाया था। इसी प्रकार हम बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ जो स्थल है वो पंजाब में पड़ता है और 1953 में इसका उत्खनन कराया गया और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया, जो पंजाब का रोपड़ जिला सतलज नदी के तट पर पड़ता है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से रोपड़ से। आधुनिक नाम रूपनगर है, रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। और इसी प्रकार हम लोथल की बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा स्थान है जो गुजरात में है और 1957 में इसका उत्खनन कराया गया SR राव के द्वारा, जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर है। यहां से गोदीवाड़ा यानी डोक यार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से अग्निकुंड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड यहां से मिला है, लोथल गुजरात से और कालीबंगा से। ये अग्नि पूजा के साक्ष्य के प्रमाण है। यहाँ से ही मन के बनाने का कारखाना मिला है और फारस की मोहरें आदि यहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल गुजरात से। इसी प्रकार हम बात करें बड़े स्थान की, धोलावीरा।
तो धोलावीरा भी गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज 1990-91 में की गई डॉक्टर R.S. विष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई और गुजरात के कच्छ जिले में ये पड़ता है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मिला है। यानी ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जो धोलावीरा से मिला है। नगर की हम बात करें तो यह 3 खंडों में बंटा हुआ है। यह नगर 2 किले के अंदर व तीसरा किले के बाहर। अक्सर जो नगर मिले हैं वो 2 खंडों में बंटे हुए हैं। एक जो खंड है वो किलेबंद है और दूसरा उसका खुला है। और यहाँ से 3 मिले हैं जिसमें 2 किले के अंदर है और तीसरा किले के बाहर है। इसके बाद बड़ा स्थल है जो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जिंद जिला हरियाणा में पड़ता है और इसकी खोज सूरज भान ने करवाई। तांबर उपकरण मिले यहाँ से, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है। यानी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी। और यहाँ से ही राखीगढ़ी से ही मानव के कुछ कंकाल मिले हैं अति प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के। और वहाँ से उस कंकालों का जो डीएनए टेस्ट किया गया, उस डीएनए टेस्ट से मतलब ये पाया गया है कि उसमें R1A1 के जो जीन है वो नहीं पाए गए। और ये पुष्टि इस बात की करता है कि ये लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो यहाँ के ही द्रविड़ लोग थे। इस प्रकार के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, हमने इस सीरीज के अंदर बहुत कम प्रश्नों को शामिल किया है क्योंकि हम पहले से ही डिटेल स्टडी कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने चुने हैं। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। यानी सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो नकलिस्तान या सिंध का बाग कहलाता है। यानी नकलिस्तान या सिंध का बाग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है ए में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो और सूरकोटड़ा। तो नकलिस्तान या सिंध का बाग जो है वो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थल है, उसको नकलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है, जहाँ से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हमने चर्चा कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। यानी सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल को, B.K. थापर को और माधव स्वरूप वत्स को। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय जो दिया है वो दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही है, राय बहादुर दयाराम साहनी को, जिसने सर्वप्रथम हड़प्पा के उत्खनन का कार्य करवाया था। सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उनके निर्देशन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसको मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। For latest update, press the bell icon. Thank you.